हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और इस तरह के कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, लेक्चर नंबर 2। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 22 दिसंबर को लोकसभा में एवं 23 दिसंबर को राज्यसभा से पारित होता है। तत्पश्चात 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है और इसके उपरांत इसे संवैधानिक दर्जा मिलता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान है, उन प्रावधानों को हम लोग देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन से पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर दिया गया। भाग 9 जो संविधान में था उसे हटा दिया गया था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन जब हुआ और उसमें पंचायत व्यवस्था को लाया गया और यह भाग संविधान के भाग 9 में इसे स्थापित किया गया। और पंचायतों से रिलेटेड कितने अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेदों की संख्या 16 है और 11वीं अनुसूची भी पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची, टोटल 12 अनुसूची है, उसमें से 11वीं अनुसूची जो है वह पंचायत से संबंधित है। भाग 9, टोटल 16 अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची। और इस 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं दोस्तों? 29 विषय। तो पंचायत से संबंधित कुल विषयों की संख्या कितनी है? 29, जिन पर पंचायत को कानून बनाने की शक्ति है। पंचायत को इन 29 विषयों के प्रावधानों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है दोस्तों? एक है ऐच्छिक विषय और एक है अनिवार्य प्रावधान। ऐच्छिक प्रावधान क्या होता है दोस्तों? जो राज्य सरकार के इच्छा पर नियंत्रण करता है, इच्छा पर निर्भर करता है। जो राज्य सरकार, अगर राज्य सरकार चाहे तो कुछ प्रावधानों को लागू कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। जबकि अनिवार्य प्रावधानों के तहत ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, उसे हर राज्य में लागू करना अनिवार्य है। अब हम लोग हर एक प्रावधानों को देखते हैं। अब एक एक करके हम लोग हर एक अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 243 पंचायत की परिभाषा से संबंधित है दोस्तों। 243 में क्या है? पंचायतों की परिभाषा है। क्योंकि हम लोग इस टॉपिक पे पंचायत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पंचायत की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 243। 243 ए। 243 ए में क्या है दोस्तों? पंचायत व्यवस्था में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे निचला स्तर कौन सा है दोस्तों? ग्राम पंचायत। तो 243 ए में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। और ग्राम सभा एक निकाय है जिसके तहत पंचायत क्षेत्र में आने वाले गांवों की मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर हो वह शामिल है। कहने का अर्थ हुआ, जिसकी उम्र 18 वर्ष है या उससे ऊपर है वह पंचायत में ग्राम सभा की जो सदस्यता है वो उसको ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसके लिए उसको क्या है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। और मतदाता सूची में नाम दर्ज कब होता है? जब उसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी होती है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 243 बी। 243 बी। बी का अर्थ क्या होता है? बनाना। अगर बनाना हम लोग देख रहे हैं तो इसमें किस चीज़ को बना रहा है? पंचायत को बना रहा है, यानी कि गठन कर रहा है। गठन मीन्स बनाना या उसको मिलाना। तो
तो इससे याद रख सकते हैं, इसको कोरिलेट करने के लिए हम सिर्फ ये वर्ड बोल रहे हैं दोस्तों। तो आप भी कुछ इस तरह कर सकते हैं याद रखने के लिए, जिसमें ग्राम स्तर पर इसका गठन में इसको 3 स्तर पे बांटा गया, हम लोग कल के लेक्चर में भी देखे थे। तो क्या क्या है दोस्तों, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायत में त्रिस्तरीय प्रावधान लागू है, और यह किसके प्रावधानों पे, किसके सिफारिश पे लागू है? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायतों में लागू है। लेकिन इसमें अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो, वहां मध्यवर्ती स्तर यानी कि प्रखंड स्तर पे जो पंचायत समिति है उसका गठन करना अनिवार्य नहीं है। 20 लाख से ऊपर जिस राज्य की जनसंख्या है वहां त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू कर सकता है, लेकिन जो 20 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं वहां मध्यवर्ती नहीं कर सकता है ऐसा। लेकिन कोई प्रावधान बंदिश नहीं है, अगर वो चाहे तो कर भी सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 243C, पंचायतों की संरचना। सी इसका अर्थ होता है संरचना, सी से संरचना, याद रखने के लिए सी का अर्थ होता है संरचना। राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के बारे में उपबंध करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं 243D, पंचायतों में एसटी और एससी को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण तथा महिलाओं के लिए इन सीटों पर 33% की आरक्षण। तो किनको किनको आरक्षण? डी में आरक्षण की बात की गई है 243D में, एससी को, एसटी को और महिलाओं को। महिलाओं को कितना परसेंट? 33% उपबंध है कि 33% आरक्षण देना अनिवार्य है। लेकिन बहुत सारे राज्य इस 33% को बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। तो दोस्तों, लेकिन संवैधानिक उपबंध के आधार पे 33% करना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं 243E। अगर हम लोग ई से देखेंगे, ई का अर्थ होता है एरा, और एरा एक कार्यकाल को डिनोट करता है, समय अवधि को डिनोट करता है। तो इससे हम लोग लिंक लगा सकते हैं कि पंचायतों का कार्यकाल ई से है। तो ई 243E, और यह कार्यकाल कब से शुरू होता है दोस्तों? प्रथम अधिवेशन की तिथि से, प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष होती है। याद रखिएगा, ये ना कि जब उसका चुनाव होता है तब से नहीं, जब वह प्रथम मीटिंग करेगा उस दौरान से 5 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं 243F, पंचायतों के लिए अयोग्यता। किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता कि उसकी उम्र 25 वर्ष से कम हो, बशर्ते कि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कहने का अर्थ हुआ, पंचायत की योग्यता क्या है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए? 21 वर्ष। 21 वर्ष का कोई व्यक्ति है वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, लड़ने के लिए योग्य है। नेक्स्ट देखते हैं 243G। जी का अर्थ होता है गट्स, और गट्स मीन्स होता है कि किसके पास गट्स होता है? जिसके पास पावर होता है। पावर यानी कि शक्ति, शक्ति जिसके पास होता है। तो इससे याद रख सकते हैं दोस्तों, पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व। पंचायत को क्या मिला है? शक्ति और उत्तरदायित्व मिला है। लेकिन किस आधार पर मिला है? पंचायत को जो 29 विषय मिला है उस विषय से संबंधित प्रावधानों को लागू करने की शक्ति और उत्तरदायित्व मिला है। तो 243G में शक्ति और उत्तरदायित्व है 29 विषय से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं 243H, पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति जो राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा निर्धारित किया जाए। एच में क्या है दोस्तों? पंचायत को कर लगाने की शक्ति दी गई है।
जिस तरह अगर हम लोग देखते हैं ग्राम में, तो ग्राम में क्या होता है कि हाट कर जो है, बाजार कर लगाने की शक्ति किसकी है? पंचायतों की है। इसी प्रकार से अगर कोई मेला लग रहा है तो मेला में भी टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी किसकी है? वह पंचायत की है। और इसका कानून कौन बनाएगा, नियम कौन बनाएगा या कौन बनाया है? तो राज्य विधानमंडल बनाया है, राज्य विधानमंडल के द्वारा। अगर हम लोग झारखंड के हिसाब से देखेंगे तो झारखंड में विधानसभा इससे संबंधित विधि बनाएगा। नेक्स्ट है 243 आई, राज्य वित्त आयोग का गठन। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्यपाल द्वारा पंचायतों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जैसे ही चुनाव होता है और चुनाव के उपरांत वित्त आयोग का गठन होता है, लेकिन यह चुनाव से संबंधित नहीं है। जब उसका कार्यकाल खत्म होता है तो जनरली यह होता है कि चुनाव के बाद ही ऐसा होता है, इसलिए हम चुनाव की बात बोल रहे हैं। लेकिन यह 5 वर्ष के बाद होता है और यह राज्यपाल के द्वारा होता है। यह किस लिए किया जाता है? पंचायत जो अपने एरिया में जो काम करेगा, जो विकास के काम करेंगे, उसके लिए उसको आर्थिक आवश्यकता होगी या पैसे की आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति के लिए या उसमें सहायता देने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 243 जे, पंचायतों का लेखा जोखा करना, लेखा परीक्षण करना। 243 जे में है दोस्तों, पंचायतों का लेखा परीक्षण करना, यानी कि जो वो कार्य किया है 5 वर्षों तक उनका ऑडिट करना। ऑडिट किस में है दोस्तों? तो ऑडिट है 243 जे में। नेक्स्ट देखते हैं 243 के, पंचायतों का चुनाव सुव्यवस्थित तरीके से कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। राज्य जो चुनाव आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, वह पंचायत का चुनाव करवाता है, ना कि निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग। यह सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेता है, ये विधायक का चुनाव करवाता है, विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है केंद्रीय निर्वाचन आयोग को या केंद्रीय चुनाव आयोग को। लेकिन यहाँ पंचायत से संबंधित जो चुनाव करने की जिम्मेदारी है वह किस पे है? राज्य निर्वाचन आयोग पे। और यह कहाँ दिया गया है? 243 के में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 243 एल, इसके प्रावधान संघ और राज्य क्षेत्रों में लागू होगा। क्या कहा गया है दोस्तों? 243 एल में कहा गया है कि जो भारत है, भारत में जो संघ है, संघ कहने का अर्थ हुआ संघ शासित क्षेत्र, और राज्य कहने का अर्थ हुआ कि जितने भी राज्य है उस पे पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान लागू होगा। तो कितने संघ शासित क्षेत्र है? 9 संघ शासित क्षेत्र है और हमारा 28 राज्य है। इन राज्यों पे और इन संघ शासित क्षेत्रों पे पंचायत का प्रावधान जो है वह लागू होगा। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है। तो क्या अपवाद है दोस्तों? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 243 एम, इसके प्रावधान कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं है। तो किस किस क्षेत्र में लागू नहीं है? तो एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल का पर्वतीय क्षेत्र। तो इन चारों पांचों में लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, नागालैंड में लागू नहीं है, मेघालय में लागू नहीं है, मिजोरम में और पश्चिम बंगाल का पर्वतीय क्षेत्र। पूरा पश्चिम बंगाल नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम लोग कल के लेक्चर में देखे थे पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू है। तो सिर्फ पंचायती व्यवस्था इसमें किस एरिया में लागू नहीं है? तो जो पर्वतीय क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं 243 एन, विद्यमान कानूनों और पंचायतों का जारी रहना। इस अधिनियम के प्रावधान को लागू होने के 1 वर्ष के अंदर इस अधिनियम के प्रावधान के तहत नई पंचायती राज
प्रणाली अपनानी होगी। कहने का अर्थ हुआ, जिस दिन हमारा पंचायती अधिनियम लागू हुआ, तो वह कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। उस तिथि से एक वर्ष के अंदर पंचायती व्यवस्था को हर राज्य में अपनाना होगा। यह प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? 243N के तहत। नेक्स्ट देखते हैं 243O, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय की हस्तक्षेप की मनाही। जो भी पंचायत के निर्वाचन से संबंधित जो भी मामला हो, वह मामला न्यायालय में नहीं जाएगा या न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। कल के लेक्चर में दोस्तों हम लोग देखेंगे 74वां संविधान संशोधन जो नगर निगम से संबंधित है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।